आज जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो तारीख है 30 दिसंबर 2023 की और आज से ठीक एक दिन पहले यानी कि 29 दिसंबर 2023 को भारत सरकार के द्वारा स्मॉल सेविंग स्कीम, जिसे कि आप और हम पोस्ट ऑफिस स्कीम्स के नाम से जानते हैं, तो उनकी ब्याज की दरों में कुछ बदलाव किए गए हैं और आज की इस वीडियो में हम उन्हीं बदलावों को डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ ही साथ आज की इस वीडियो में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि पोस्ट ऑफिस की सभी 9 स्कीमों में से आपकी ज़रूरत के हिसाब से आपके लिए कौन सी स्कीम इस साल 2024 में सबसे ज़्यादा फायदेमंद रहेगी, ताकि इन्वेस्ट करने के बाद आप फायदे में रहे, नुकसान में नहीं। तो कुल मिला के आज की ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल साबित हो सकती है, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। नमस्कार, मेरा नाम है रजनीश शाह और आप देख रहे हैं आपका चैनल मनी उपाय, एक कदम उम्मीदी की ओर। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि पोस्ट ऑफिस के किन किन स्कीमों के इंटरेस्ट रेट्स में बदलाव किए गए। तो देखिए, पोस्ट ऑफिस के सभी 9 स्कीमों में से सिर्फ 2 ही ऐसी स्कीम्स हैं जिनकी ब्याज की दरों में बदलाव किए गए। जो पहली वाली स्कीम है वो है 3 साल वाली टाइम डिपॉजिट स्कीम, मतलब कि 3 साल वाली फिक्स डिपॉजिट स्कीम, और जो दूसरी स्कीम है वो है सुकन्या समृद्धि योजना। अगर हम बात करें सबसे पहले 3 साल वाली फिक्स डिपॉजिट स्कीम की, तो पहले इसमें 7% का ब्याज मिल रहा था, जिसे कि अब 0.1% से बढ़ा करके 7.1% कर दिया गया है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें सुकन्या समृद्धि योजना की, तो पहले उसमें 8% का ब्याज मिल रहा था, जिसे कि अब बढ़ा करके 8.2% कर दिया गया, मतलब 0.2% की बढ़ोतरी इसमें आपको देखने को अब मिल जाएगी। अब इनके अलावा बाकी के जितने भी स्कीम्स बच जाते हैं उनमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है। जो ब्याज आपको उसमें पहले मिल रहा था वही ब्याज आपको उनमें अब भी देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर आप फिर भी सभी स्कीमों के इंटरेस्ट रेट को पढ़ना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर जो टेबल इस वक्त आप देख रहे हैं, तो इस टेबल में जो न्यू इंटरेस्ट रेट वाला कॉलम है तो आप इसको पढ़ सकते हैं। ये वही इंटरेस्ट रेट है जो कि 1 जनवरी 2024 से लेकर के 31 मार्च 2024 तक लागू रहेगा। तो आप आराम से इस वीडियो को पॉज करके इन्हें पढ़ सकते हैं। तो पोस्ट ऑफिस की सभी स्कीमों में आपको कितना कितना ब्याज कमाने का मौका मिलेगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बात को अब आप काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे। अब अगर आप इतना समझ चुके हैं तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे अपने वीडियो के मेन मुद्दे के बारे में, यानी कि अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस साल 2024 में अगर आप पोस्ट ऑफिस की किसी स्कीम में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपकी ज़रूरत के हिसाब से कौन सी स्कीम आपके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद रहेगी। ठीक है जी। अच्छा, अब ये बात आप सभी को अच्छे से समझाने के लिए, मतलब कि आप सभी को आसानी से समझ में आ जाए, इसके लिए मैंने क्या किया है कि पोस्ट ऑफिस की सभी 9 स्कीमों को टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। जो पहला वाला पार्ट है ये उन लोगों के लिए है जो पोस्ट ऑफिस की किसी ऐसी स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहाँ पे वो थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट कर सके, मतलब कि रेगुलर इन्वेस्टमेंट कर सके। तो इसके अंदर में उनके पास टोटल 2 ऑप्शन है। पहला वाला ऑप्शन है उनके पास रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट का और दूसरा वाला ऑप्शन है उनके पास पब्लिक प्रोविडेंट फंड का। फिर इसके बाद में जो दूसरा वाला पार्ट है वो उन लोगों के लिए है जो कि एक ही बार में एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए पोस्ट ऑफिस में टोटल 4 ऑप्शंस उपलब्ध है। पहला वाला ऑप्शन है आपके पास कि आप पोस्ट ऑफिस की जो फिक्स डिपॉजिट स्कीम है, यानी कि जो टाइम डिपॉजिट स्कीम है, उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए। दूसरा ऑप्शन है आपके पास पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, यानी कि जो NSC वाली स्कीम होती है उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए। तीसरा जो ऑप्शन है आपके पास वो है किसान विकास पत्र का, और जो चौथा और आखिरी ऑप्शन है आपके पास वो है MIS यानी कि मंथली इनकम स्कीम का। फिर इसके बाद में जो तीसरा और आखिरी पार्ट है, इस पार्ट के अंदर में वो वाली स्कीमें आती हैं पोस्ट ऑफिस की जिनमें कि हर कोई इन्वेस्ट नहीं कर सकता, मतलब कि जो हमारे देश के एक खास वर्ग के लिए ही बनाई गई हैं, जैसे कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो सीनियर सिटीजन्स हैं, मतलब कि जिनकी एज 60 साल या उससे अधिक की है, तो सिर्फ वही इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। हालांकि 50 से 60 के बीच वाले लोग भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट उसके लिए कुछ सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस है जो कि फुलफिल करनी पड़ती है। लेकिन इन जनरल 60 या उससे ज़्यादा वाले जो लोग हैं वही इसमें इन्वेस्ट करते हैं। फिर इसके बाद में जो दूसरी स्कीम है इसके अंदर में वो है सुकन्या समृद्धि योजना, जो कि सिर्फ और सिर्फ जो गर्ल चाइल्ड है, मतलब कि जो हमारे देश की बेटियां हैं, सिर्फ उनके लिए ही बनाई गई है। और फिर इसके बाद जो तीसरी और आखिरी स्कीम आती है इस वाले पार्ट में वो है महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट, जो कि फिर से अगेन महिलाओं को ही ध्यान में रख के बनाई गई हैं। सिर्फ महिलाएं ही इसमें अपना पैसा जो है वो इन्वेस्ट कर सकती हैं। तो आप सभी को ये बात आसानी से समझ में आ जाए कि कौन सी स्कीम आपके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद है, इसके लिए मैंने पोस्ट ऑफिस की सभी 9 स्कीमों को टोटल इन 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अच्छा, अब सबसे पहले हम बात करेंगे जो पहला वाला पार्ट है रेगुलर इन्वेस्टमेंट का, इसके बारे में। तो देखिए, पोस्ट ऑफिस में अगर आप कोई एक ऐसी स्कीम ढूंढ रहे हैं जिसमें कि आप हर महीने थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट कर सके, तो आपके पास टोटल 2 ऑप्शंस जो हैं वो अवेलेबल है।
पहला वाला ऑप्शन है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट का और दूसरा वाला ऑप्शन है आपके पास पब्लिक प्रोविडेंट फंड का। अब इन दोनों में से आपके लिए कौन सा सबसे ज़्यादा फायदेमंद है, इस बात को हम एक छोटे से एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी। तो मान लेते हैं कि आप ना हर महीने 5,000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है। तो अगर आप इन दोनों ही स्कीमों में इन्वेस्ट करते हैं 15 सालों के लिए, अच्छा 15 साल ही क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि पब्लिक प्रोविडेंट फंड है 15 साल की स्कीम, कम से कम आपको इतना करना पड़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा 5-5 साल के लिए और आगे बढ़ा सकते हैं उसको। और वहीं दूसरी तरफ जो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है, वैसे तो ये 5 ही साल की स्कीम है, जिससे कि अगर आप चाहें तो और 5 सालों के लिए बढ़ा सकते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे 10 सालों तक के लिए लेकर के जा सकते हैं, उससे आगे नहीं बढ़ेगा ये। तो वैसे तो ये 10 ही साल की है, लेकिन अभी क्या है ना कि अभी हमें कंपेयर करना है, तो हमें कुछ मतलब वो बेस जो है उसे वो सेम करना पड़ेगा, तभी हम थोड़ा अच्छे से समझ पाएंगे कि कौन सी स्कीम हमारे लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। ठीक है। तो इसलिए मैं अभी मान के ये चल रहा हूँ कि आप 15 सालों के लिए अगर दोनों ही स्कीम्स में अपना हर महीने 5,000 रुपये अगर इन्वेस्ट करते तो आपको कितना कितना पैसा मिलेगा, इस बात को थोड़ा समझते हैं। ठीक है जी। अभी बस मान लीजिए कि आरडी में 15 साल तक करना है। ठीक है। वैसे है नहीं एक्चुअली में, मान लीजिए। तो अगर आप करते हैं तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड में 7.1% के इंटरेस्ट के हिसाब से आपको 15 साल के बाद मैच्योरिटी के टाइम पर 15,77,000 रुपये के लगभग की रकम मिलेगी। और वहीं दूसरी तरफ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में 6.7% के ब्याज के हिसाब से आपको 15,47,000 रुपये के लगभग की रकम जो है वो मिलेगी। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में आपको इस टाइम पे कुछ 30,000 रुपये कम मिल रहा है। मतलब कि इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि आरडी अकाउंट में अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड के कंपैरिजन में आपको कम ब्याज जो है वो मिलेगा। ठीक है। तो उसमें आपको थोड़ा सा नुकसान जो है वो उठाना पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ पे जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड है उसमें आपको ज़्यादा ब्याज तो मिल ही रहा है। ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ एक फ़ायदा और मिल रहा है उसके अंदर में। क्या मिल रहा है? एक फ़ायदा कि जो ब्याज आप कमाएंगे ना वो कम्प्लीटली टैक्स फ्री है। मतलब मैच्योरिटी के टाइम पे जो भी पैसा आपको मिलेगा उसमें से एक भी रुपये का टैक्स आपको किसी को देने की ज़रूरत नहीं है, पूरा फ्री है। और साथ ही साथ जब आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एटीसी का जो डिडक्शन है वो भी इसमें मिल जाता है। हालांकि अब उसका कोई उतना खास यूज़ नहीं रहा, बट फिर भी आपको मिल जाता है। लेकिन मेन जो इसमें चीज़ है वो ये है कि जो मैच्योरिटी पे आपको अमाउंट मिलता है वो कम्प्लीटली टैक्स फ्री होता है, जो कि आरडी अकाउंट में आपको मतलब नहीं है। उसमें जो ब्याज आप कमाएंगे तो उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक। तो अब जब हम इस पूरे सिनेरियो को देखते हैं तो हमें लगता है कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड हमारे लिए सबसे ज़्यादा बढ़िया इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। तो हमें अगर थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करना है तो हमें पब्लिक प्रोविडेंट फंड की तरफ ही जाना चाहिए। लेकिन देखिए यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि आरडी अकाउंट में अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे आपका पैसा जो है मैं मतलब पैसा कहूँ ये ब्याज इंटरेस्ट जो है वो आपका पूरे इन्वेस्टमेंट टेन्योर के लिए वो फिक्स है। मतलब अगर आप 5 साल तक के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 5 साल तक फिक्स रहेगा, और अगर आप 5 साल के बाद उसे और 5 साल के लिए बढ़ा देते हैं तो उस टाइम के लिए भी वही ब्याज की दर जो है जो आज आपको मिल रहा है ना वही आपको उस टाइम पर भी मिलेगा। मतलब अगर आप आज उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 6.7% जो है आने वाले 10 सालों तक लगातार आपको मिलता रहेगा। ठीक। तो वहाँ पे आरडी अकाउंट के अंदर में सब कुछ फिक्स है, आपको पता है। लेकिन पब्लिक प्रोविडेंट फंड में क्या है कि उसमें फिक्स नहीं है, उसमें हर 3 महीने पे ब्याज की दरें बदल सकती हैं। 7.1% अभी मिल रहा है, हो सकता है कि अगले वाले में आपको इससे ज़्यादा मिल जाए 3 महीने के बाद, या हो सकता है इससे कम भी मिल जाए। और बात हो रही है यहाँ पे पूरे 15 सालों की। तो 15 सालों में क्या होगा इस बारे में कोई भी मतलब पूरे पुख्ते तौर पे कुछ नहीं बता सकता आपको कि कितना ब्याज जो है वो मिल सकता है। ठीक है। तो ये इसमें थोड़ा सा रिस्क है। अगर ब्याज की दरें कम हो जाती हैं तो आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। अच्छा, और जहाँ तक बात रही टैक्स की, तो देखिए जो लोग 30% के टैक्स ब्रैकेट में आते हैं उनके लिए तो ये मामला वैलिड होता है टैक्स वाला। लेकिन जो लोग नहीं आते, मतलब जो लोग साल का 5 से 10 लाख तक कमाते हैं, जिनकी टोटल इनकम सभी सोर्सेज से मिला के, मतलब किराया है, इन्वेस्टमेंट का रिटर्न है, जो भी है सब मिला के 5-10 लाख ही बनता है, तो उनको उतनी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा सा भी प्लानिंग करेंगे तो टैक्स वैक्स का कोई झंझट आपके पास मतलब आपको उतनी झेलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उन लोगों के लिए ना मैं कहूँगा कि भैया आरडी अकाउंट ही आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है, आप आरडी में ही इन्वेस्ट करिए। लेकिन अगर हाँ टैक्स का कोई है आपके पास, मतलब आप 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, तो फिर आप अपना पैसा पब्लिक प्रोविडेंट फंड में डाल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे टैक्स की आपकी जो है वो अच्छी खासी बचत जो है वो हो जाती है। चलिए अब इसके बाद में बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो कि एक ही बार में एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है। तो आपके पास ऐसे में टोटल 4 ऑप्शंस आते हैं। एक
फिक्स डिपॉजिट का यानी कि टाइम डिपॉजिट का, एक उसके बाद आता है मंथली इनकम स्कीम का, एक आता है आपका एनएससी का और एक आता है आपका किसान विकास पत्र का। अब यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि आप जो है वो 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है, एक बार में। तो देखिए, अगर आप 5 साल के लिए, मतलब एक कम टाइम पीरियड के लिए अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 4-5 साल के लिए, तो ऐसे में अगर आप पोस्ट ऑफिस की फिक्स डिपॉजिट में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे आपको 7.5% के ब्याज के हिसाब से हर साल कुछ 38,500 रुपीज़ के लगभग का जो एक ब्याज है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। ये एक रेगुलर इंटरेस्ट वाला प्लान है, मतलब इसमें आपको एनुअली बेसिस पे ब्याज मिलता रहता है, ठीक है। तो पूरे 5 सालों के दौरान में ना आप जो पैसे कमाएंगे इसके अंदर में वो होगा कुछ 1,92,800 रुपीज़ के लगभग का, ठीक है। मतलब कि 2 लाख में 8,000 रुपये कम। वहीं दूसरी तरफ अगर आप वही 5 लाख रुपए 5 साल वाली मंथली इनकम स्कीम में इन्वेस्ट कर देते हैं तो उसमें आपको हर महीने 3,000 रुपये के लगभग का ब्याज मिलेगा, क्योंकि इसमें मंथली बेसिस पे इंटरेस्ट मिलता है। और अगर आप टोटल बेसिस पे देखेंगे तो पूरे 5 साल के दौरान में आपको 1,85,000 यानी कि 1,85,000 रुपीज़ के लगभग का जो एक ब्याज है वो इसमें कमाने का मौका मिलेगा। और अगर आप वही 5 लाख रुपये 5 साल के लिए पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम में डाल देते हैं तो आपको जो टोटल ब्याज मिलेगा 5 साल के बाद, इसमें रेगुलर कुछ नहीं मिलता, इसमें सीधा मैच्योरिटी पे आपको मिलेगा, तो वहाँ पे जो ब्याज आपको टोटल मिलेगा उस 5 लाख रुपए पे वो मिलेगा कुछ 2,24,000 रुपये के लगभग का। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर आपने फिक्स डिपॉजिट में डाला तो 1,92,000 के आसपास टोटल ब्याज बनता है 5 सालों के अंदर में। एमआई इसके अंदर में देते हैं तो आपको उससे 7,000 रुपये ब्याज कम मिलता है, 1,85,000। और अगर आप एनएससी में डाल देते तो आपको सबसे ज़्यादा ब्याज मिलेगा 2,24,000 रुपये के लगभग। तो अगर आप सबसे ज़्यादा ब्याज कमाना चाहते हैं कम टाइम के लिए अपने पैसे को इन्वेस्ट करके एक बार में लमसम, तो एनएससी आपके लिए दी बेस्ट है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि भैया मैं जहाँ इन्वेस्ट कर रहा हूँ मुझे वहाँ से एक रेगुलर इंटरवल पे इनकम भी मिलती रहे, तो फिर आप जाइए मंथली इनकम स्कीम की तरफ, क्योंकि उसमें आपको हर महीने थोड़ा थोड़ा ब्याज जो है मिलता रहेगा। अच्छा, अब आप में से कई सारे लोग ये कहेंगे कि भैया मंथली इनकम स्कीम में जाएंगे तो हमें थोड़ा सा तो नुकसान हो रहा है ना, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट स्कीम में हमें 7,000 रुपये का ज़्यादा ब्याज मिल रहा था ना अभी कैलकुलेशन में। तो देखिए उसमें 7,000 का ब्याज मिल रहा है, ये कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं, क्योंकि 7,000 पूरे 5 सालों के दौरान का अगर टोटल करेंगे तब जाके 7,000 मिलता है। और उसमें जो आपको ब्याज मिलता है वो मिलता है एनुअली बेसिस पे, ठीक है। और इसके अंदर एमआईएस में आपको हर महीने महीने मिल रहा है पैसा। तो अगर आप थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन वगैरह सब कुछ एडजस्ट करके देखेंगे तो आप एमआईएस जो है मंथली इनकम स्कीम, यही आपके लिए फ़ायदेमंद है। टाइम डिपॉजिट स्कीम यानी कि फिक्स डिपॉजिट स्कीम आपको लग रही है बट एक्चुअली में वो उतने फ़ायदे में नहीं है, ठीक है जी। तो अगर आप इनकम चाहते हैं रेगुलर तो आप मंथली इनकम स्कीम में जाइए, अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप एनएससी में जाइए, ठीक। अब इसके बाद एक बच गया आपका किसान विकास पत्र। ये किसके लिए है? तो देखिए अगर आप थोड़े लंबे समय के लिए वेट कर सकते हैं, मतलब कि 10 साल के लगभग अगर आप वेट कर सकते हैं तो फिर आपके लिए है किसान विकास पत्र। इसके अंदर तो भैया आपका पैसा सीधा ही डबल हो जाएगा, यानी कि 5 लाख का आपको सीधा सीधा 10 लाख रुपए जो है वो मिल जाता है। और कितने टाइम में हो जाएगा ये डबल एग्जैक्टली वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर जो आपका पैसा है वो एग्जैक्टली 9 साल और 7 महीने में डबल हो जाता है, 115 महीने के अंदर में, ठीक है जी। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि अब आपको अगर लमसम इन्वेस्ट करना है तो आपके लिए कौन सी स्कीम सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी। अब इसके बाद बात करेंगे अपनी जो स्पेशल वाली कैटेगरी है जिसमें कि हर कोई इन्वेस्ट नहीं कर सकता उसके बारे में। तो देखिए अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं तो नो डाउट आपके लिए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम दी बेस्ट। और मैं हमेशा से ही कह रहा हूँ, कई सालों से कह रहा हूँ, मतलब जब शायद सीनियर सिटीजन के ऊपर मैंने 2 साल 3 साल पहले भी कई सारी वीडियोस बना रखी है, तो मैंने हर किसी में कहा है कि ये स्कीम आपके लिए बढ़िया है, आप इसमें इन्वेस्ट करिए। क्योंकि जो इंटरेस्ट इसमें मिल रहा है इस टाइम पर वो शायद कुछ 8 साढ़े 8 का है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, कई बार दिमाग से निकल जाता है। हाँ 8.2% का है, तो 8.2% का इंटरेस्ट कम नहीं होता और इसे आप आगे एक्सटेंड वगैरह भी करवा सकते हैं। तो अभी 8.2 मिल रहा है तो बेस्ट है। अगर इससे कम होता है, जैसे ये 7 साढ़े 7 पे गिर जाता है करके, तो आप बैंकों की एफडी की तरफ जा सकते हैं। बट अभी के लिए ये बढ़िया चीज़ है, क्योंकि एक तो रेगुलर इनकम भी मिल जाती है आपको और प्लस गवर्नमेंट की सेफ्टी मिलती है। मतलब एक गवर्नमेंट स्कीम है तो 100% आपका पैसा भी सेफ रहता है। तो मेरे हिसाब से एक बढ़िया स्कीम है। अगर आप एक सीनियर सिटीजन है तो आप इसमें अपना पैसा जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप 5 लाख रुपए इसमें करते हैं इन्वेस्ट तो आपको हर 3 महीने में कुछ 10,250 रुपये के लगभग का जो एक फिक्स्ड ब्याज की जो रकम है ना वो आपको मिलती रहेगी। इसके बाद में बात करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। ये भी नो डाउट एक बहुत ही अच्छी स्कीम है।
जिन लोगों के भी घर में कोई सी भी बेटी पैदा हो तो उनके पैदा होते ही आप कोशिश करें कि इस स्कीम में जो है वो पैसा उनके नाम पे अकाउंट खुलवाएं और पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दें। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। अगर कोई माता पिता सिर्फ 2,000 रुपये महीना भी अपनी बेटी के नाम पे इसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं तो 15 साल तक कुछ अंदाज़न उन्हें इन्वेस्ट करना पड़ेगा और 21 साल की जब आपकी बेटी हो जाएगी तभी स्कीम मैच्योर होगी। तो उस टाइम पे ना कुछ 11 लाख रुपए के लगभग 11,09,000 रुपए के लगभग की जो रकम है वो मिलेगी, अगर ये जो अभी फ़िलहाल जो ब्याज मिल रहा है 8.2% का, अगर ये कंटिन्यू रहता है तो आप देख सकते हैं कि आपके सिर्फ 2,000 रुपये की जो बचत है महीने की वो आपकी बेटी के लिए उस टाइम पे 10-11 लाख तक में कन्वर्ट हो सकती है। तो उन पैसों से वो अपनी आगे की जो पढ़ाई लिखाई है वो कर सकती है। अगर आप शादी वगैरह भी प्लान करेंगे तो उसमें भी थोड़ा बहुत जो उसका यूज़ है वो हो जाएगा सिर्फ 2,000 रुपये से। ठीक है जी, चलिए, तो ये भी अच्छी स्कीम है। अगर कोई इसके लिए एलिजिबल है तो बिल्कुल उसे करना चाहिए। फिर इसके बाद आते हैं महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट पे। इसमें तो 2 ही साल के लिए आपका पैसा इन्वेस्ट होता है और एक ही बार में आपको एक लमसम अमाउंट करना होता है। लिमिट भी इन्होंने लगा के रखी हुई है कि 2 लाख रुपए से ज़्यादा तो आप इसमें कर ही नहीं सकते इन्वेस्ट। मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, अगर आप चाहें तो डिटेल में देखने के लिए आप उसको भी देख सकते हैं। आजकल का जो सिनेरियो है उसमें आपको इसके अंदर में थोड़ा ज़्यादा ब्याज मिल रहा है, मतलब 0.5% का एक्स्ट्रा कमाने को मिल जाएगा आपको, क्योंकि इस टाइम पीरियड में अगर आप किसी बैंक की एफडी को देखेंगे तो वो आपको कुछ 7% के लगभग का ही ब्याज देगा। इसमें आपको 7.5% मिल जाता है। तो ऐसे आप कंपेयर करेंगे तो थोड़ा बहुत ये बेटर है। तो अभी के लिए फ़िलहाल आप चाहें तो इसमें भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा तीसरा और आखिरी वाला पार्ट। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप सभी इस बात को काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे कि अलग अलग सिचुएशन में पोस्ट ऑफिस की कौन सी स्कीम आपके लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो, कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल मेरी तरफ से तो अब इस वीडियो में इतना ही। वैसे तो बहुत मन कर रहा है कि आप सभी से और भी बहुत ज़्यादा बातें करी जाए इन सब के बारे में, लेकिन वो किसी और वीडियो में करेंगे उसके अंदर, अदरवाइज़ वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, फिर कोई देखेगा नहीं है। ठीक है जी, चलिए जी, तो कुछ भी पूछना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ लीजिए। फिलहाल अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करके भी ज़रूर रख लें। और कमेंट सेक्शन तो खाली पड़ा ही हुआ है, जितना कुछ पूछना है, जो भी कहना है, दिल खोल के कहिए, दिल खोल के पूछिए। तो आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।